वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। और मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। तो अब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस वीडियो पे पहले आ गए हैं तो आप इससे पहले के 3 लेक्चर को पहले देखिए, फिर इसके बाद में इस वीडियो पे स्विच करिए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम स्पेशल केसेस ऑफ ऑस्मोसिस। स्पेशल केसेस ऑफ ऑस्मोसिस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिकली 3 केसेस होते हैं जो कि हमें डिस्कस करना है। पहला है हाइपरटोनिक कंडीशन, सेकंड है आइसोटोनिक कंडीशन, और थर्ड हम डिस्कस करेंगे हाइपरटोनिक कंडीशन। तो ये कंडीशंस कब अराइज होती हैं? जब हम किसी लिविंग सेल को, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जब हम इस सेल को किसी शुगर सॉल्यूशन में या किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में जब हम इस सेल्स को रख देते हैं, तो उस समय किस तरीके से सॉल्यूट का मूवमेंट या किस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और कंपेयर टू उस लिविंग सेल में, उसके बेसिस पे ये कंडीशंस कुछ अराइज होती हैं। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में लेट अस एज्यूम कि ये एक वेसल है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें शुगर सॉल्यूशन प्रेजेंट है, राइट। और इस शुगर सॉल्यूशन में हमने एक सेल को, एक लिविंग सेल को प्लेस कर दिया है, और शुगर सॉल्यूशन है तो इसमें शुगर प्रेजेंट होगा प्लस वाटर प्रेजेंट होगा। वाटर में शुगर डिज़ोल्व है, शुगर एज ए सॉल्यूट है और वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन तब अराइज होती है जब एक्सटर्नल मीडियम में, सेल के बाहर जो मीडियम है, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, तो एक्सटर्नल मीडियम में जब लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये होगा कि वाटर इज़ मोर, ठीक है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो जब वाटर कंटेंट हमारे शुगर सॉल्यूशन में ज़्यादा होगा तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वाटर कहाँ पे आएगा, वाटर इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के इंटीरियर पार्ट में वाटर आने लगेगा। तो इससे होगा क्या कि सेल में वाटर कम था, ठीक है, सेल में क्या था, सेल में कंडीशन थी लेस वाटर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से, मतलब अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर हाई कंसंट्रेशन में था, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन लो थी। तो वाटर यहाँ पे अपने हायर कंसंट्रेशन से सेल में मूव कर रहा है, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, एक्सटर्नल मीडियम से वाटर जा रहा है सेल्स में। तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? इसका रिजल्टेंट सेल में स्वेलिंग आती है, सेल स्वेल्स अप, और जब सेल में स्वेलिंग आएगी तो इसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। और ये फेनोमेना तब तक चलेगा, ये फेनोमेना, जो ये फेनोमेना हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल में जो वाटर आ रहा है, ये फिनोमेना तब तक चलेगा जब तक एक्सटर्नल मीडियम में और इसी के साथ साथ एक्सटर्नल मीडियम के साथ साथ सेल में, दोनों में जब तक वाटर कंटेंट सेम ना हो जाए, ठीक है। इन दोनों में जब सेम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो जाएगा अंदर और बाहर, ठीक है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होगा कि एक ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। लिविंग सिस्टम में क्या होता है कि लिविंग सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम को अटेन करने की कोशिश करता है। सेल के बाहर और सेल में अमाउंट ऑफ वाटर सेम होना चाहिए। इसी वजह से ये हाइपोटोनिक कंडीशन, सेल तब तक बाहर से वाटर को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कराएगा जब तक बाहर और अंदर की कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाती है। तो ये तो था हाइपोटोनिक कंडीशन। इसको हम बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। किशमिश होती है, ठीक है, किशमिश को आप वाटर में ओवरनाइट के लिए सोक कर देंगे तो आपको सुबह मॉर्निंग में जब आप चेक करोगे तो उसमें
किशमिश वाटर एब्जॉर्ब करके किशमिश फूल जाती है, ठीक है, किशमिश में स्वेलिंग आ जाती है। तो वहाँ पर वो एक एग्जाम्पल है हाइपोटोनिक कंडीशंस का। तो आई होप कि हाइपोटोनिक कंडीशन आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे आइसोटोनिक कंडीशन की, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशंस, ठीक है। तो आइसोटोनिक कंडीशन में देखते हैं कि क्या क्या होता है। आइसोटोनिक कंडीशन में आप देखोगे कि सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, वाटर कंटेंट सेम होता है, H2O कंटेंट इज सेम। और H2O कंटेंट इज सेम का मतलब क्या हुआ, जो सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी अंदर और बाहर सेम है, ठीक है। तो सेल में वाटर कंटेंट और जो शुगर सॉल्यूशन है इसमें जो आपका वाटर कंटेंट है, दोनों में वाटर कंटेंट सेम है, राइट। तो वाटर कंटेंट सेम होने की वजह से ये जो सॉल्यूशन है ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहले से है। तो अब इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ सेम। तो ये होती है आइसोटोनिक कंडीशन। एक बात मुझे यहाँ बताना है कि कोई भी सॉल्यूशन चाहे वो हाइपोटोनिक कंडीशन में हो या फिर हाइपरटोनिक कंडीशन में हो, जो अभी हम लोग आगे हाइपरटोनिक कंडीशन पढ़ने वाले हैं, दोनों कंडीशन में ये देखा जाता है, चाहे हाइपोटोनिक हो चाहे हाइपरटोनिक हो, वो सिस्टम आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है, अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक कंडीशन क्या करेगा, वो तब तक सेल वाटर को अपने अंदर लेगा जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम, या कह सकते हैं जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं हो जाता। ऐसे ही अभी हम लोग हाइपरटोनिक में इस फिनोमेना को समझेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन की, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, और वही कंपेयर टू आउटसाइड द सेल। सपोज यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल कम है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेल से वाटर एक्सपेल आउट हो रहा है, ठीक है, सेल वाटर को रिलीज़ कर रहा है अपने आउटर इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि सेल विल श्रिंक, क्योंकि सेल अपने अंदर का वाटर रिलीज़ कर रहा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आउटसाइड द सेल। तो सेल विल श्रिंक, सेल की साइज़ क्या हो जाएगी, सेल की साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगी। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। तो यहाँ पे इसका डे टू डे लाइफ में एग्जांपल है कि आप वाटर में सोक की हुई जो किशमिश है, आप उसको किसी भी शुगर में या फिर सॉल्ट के अंदर अगर आप उसको रख देंगे, 2-3 किशमिश को अगर आप रख देते हैं सॉल्ट में, नमक में, तो वो क्या होगा, वो किशमिश वापस से श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। तो ये हाइपरटोनिक का कंडीशन हो जाएगा। एक बात यहाँ पे ये समझनी ज़रूरी है कि हाइपोटोनिक कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन चाहे आइसोटोनिक कंडीशन हो या फिर हाइपरटोनिक कंडीशन हो, ठीक है, ये सारे कंडीशंस किसके हैं, ये सारे कंडीशंस ऑस्मोसिस के हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या हुआ था, वाटर सेल के अंदर आ रहा था, ठीक है, सेल के अंदर वाटर आ रहा था और सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन थी, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर आ रहा था। इसीलिए हाइपोटोनिक कंडीशन को हम लोग एंडो ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन में एंडो ऑस्मोसिस परफॉर्म हो रहा था। यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम इनसाइड द सेल वाटर इज़ मूविंग आउटसाइड द सेल, ठीक।
तो क्योंकि यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है, यहाँ पे एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, एक्सो ऑस्मोसिस का फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी होती है, कोई भी सेल या कोई भी सॉल्यूशन, चाहे वो हाइपोटोनिक कंडीशन में हो या हाइपरटोनिक कंडीशन में हो, उनकी टेंडेंसी होती है कि पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करे। ठीक है, आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करे, इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। ठीक है, और इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर या फिर अमाउंट ऑफ एनी सॉल्यूट और सब्सटेंस इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी स्पेशल केस ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में। हमने हाइपोटोनिसिटी समझ लिया, हाइपरटोनिक समझ लिया और आइसोटोनिक कंडीशंस समझ ली। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। फिर हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अब हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए आपको याद रखना होगा, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है जिसको हम लोग जानते हैं 4C रूल से। ठीक है, 4C रूल बोलते हैं हम इस रूल को। और 4C रूल क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहला होगा कि सेल वॉल, जो फर्स्ट C है, फर्स्ट C से आया सेल वॉल, और हमें मालूम है कि प्लांट सेल में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट। ये आप पढ़ते आ रहे हो बेटा जूनियर क्लासेस से। एनिमल सेल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। और आपने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि क्लोरोप्लास्ट ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाती है। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है बट एनिमल सेल्स में नहीं होती है। तो एनिमल सेल्स में किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। नो क्लोरोप्लास्ट, नो क्लोरोप्लास्ट इन एनिमल सेल्स। तीसरा डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, वो है कि जब हम प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है ये प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल्स में ये वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। अगर होते भी हैं वैक्यूल्स तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, अदरवाइज़ ये वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है? जब भी आप प्लांट सेल को देखोगे अपने बुक के फिगर में तो उसमें देखोगे कि बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होगा और सारे सेल ऑर्गेनेलीज वो सारे के सारे सेल्स के पेरिफेरल एंड्स पे, सेल के या फिर साइटोप्लाज्म के कॉर्नर्स पे मूव कर जाते हैं। तो सेंट्रल वैक्यूल का फंक्शन होता है ये रिजर्व फूड को स्टोर करता है। ठीक है, प्लांट ने जो फूड बनाया उस फूड को स्टोरेज ऑर्गन है सेंट्रल वैक्यूल। क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, प्लांट्स में लोकोमोशन नहीं होता है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर सकते इन सर्च ऑफ फूड। तो प्लांट सेल्स में ऐसा सिस्टम है कि उसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है और इस सेंट्रल वैक्यूल में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है अच्छी खासी क्वांटिटी में। लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि एनिमल मूव कर सकता है फूड को गेन करने के लिए। ठीक है, हंट कर सकता है किसी भी एनिमल को, है ना। फॉरेस्ट में क्या होता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को हंट कर लेते हैं क्योंकि वो लोकोमोशन कर सकते हैं। तो नेचर ने, हमारी मदर नेचर ने ऐसा
सिस्टम ही नहीं बनाया एनिमल सेल्स में वैक्यूल टाइप का, बट प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं। और चौथा जो सी है ना, 4C रूल के हिसाब से चौथा जो सी है वो है कि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। तो सेंट्रियोल्स एक ऐसी बेटा सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करती है। एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड होगी तो उस सेल डिवीज़न को करवाने में सेंट्रियोल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डाउट आता है मन में कि भाई जब सेंट्रियोल्स हैं नहीं प्लांट सेल्स में तो प्लांट सेल्स डिवाइड कैसे होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने सीनियर क्लासेस में, अगली क्लासेस में आप अपने पढ़ोगे, क्लास 10th 11th 12th में ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होती हैं, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी, है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। ये बेजर डिफरेंसेस थे। 4C रूल याद रख लेना है। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट हैं। और लास्ट, सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में नहीं होते लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस प्लांट सेल और एनिमल सेल में। अब इसके बाद में हम लोग मूव करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब ये 4C रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, 4C रूल को रब कर देता हूँ। ठीक है, 4C रूल आपको याद रखना है केवल एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर साइज़ के होते हैं, पहला चीज़, और अप्रॉक्सीमेटली इनकी साइज़ 0.5 माइक्रोन मीटर के आसपास होती है। कंपैरेटिवली जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये लार्जर साइज़ के होते हैं। ठीक है, लार्जर साइज सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये लार्जर साइज सेल्स होते हैं और ये आपका कंपैरेटिवली ये 5 to 100 माइक्रोन मीटर तक की साइज़ के हो सकते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल नेकेड कंडीशन में होता है। ठीक, और इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के बाहर कोई पैकिंग नहीं होती है, तो हम लोग बोल देते हैं नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, वहीं इसके कंपैरिजन यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में इनसाइड द न्यूक्लियस आपका डीएनए प्रेजेंट होता है और उसके चारों तरफ उस डीएनए को प्रॉपरली पैकिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है और जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो प्रॉपरली पैक्ड होता है विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में देखा जाता है कि जो क्रोमोसोम्स की नंबर है वो सिंगल ही होती है। ठीक है, केवल सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें देखा जाता है कि इसमें मल्टीपल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे हम ह्यूमन्स ही हैं तो
हम ह्यूमंस भी यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, तो हम लोगों की बॉडी में आप लोगों को पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल से पहले हम लोग बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज की बारे में हम लोगों ने बात पहले ही कर ली थी जब मैंने यूकैरियोटिक सेल का आर्किटेक्चर पढ़ाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सारे ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक में ये सारे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, राइट। यूकैरियोटिक में आपको ये सारे के सारे प्रेजेंट दिखाई देंगे, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली आर प्रेजेंट, राइट। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल हम लोग देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका सबसे पहला एग्जांपल चला आएगा बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक बेसिकली मोस्टली वो लोग यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स आर बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आपके बैक्टीरिया, और इसके अलावा एग्जांपल में आप लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल थे। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं पीपीएलओ। ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोकैरियोटिक के। और यूकैरियोटिक में आपके चले आएंगे फंजाई, जिसको फफूंदी बोलते हैं, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम लोग इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज में हम लोग सेल वॉल के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से सेल वॉल का ऑर्गेनाइजेशन होता है अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। इसके बाद में हम लोग और भी बाकी जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।